हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि एक जनरली कैंसर से रिलेटेड किस तरीके के कैंसर्स होते हैं और किन किन चीज़ों का किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ प्रेजेंट है एक गायनोकोलॉजिस्ट जो कि बहुत मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट है, खास तौर से सीतापुर के। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है आजमगढ़ में, और सीतापुर में भी काफ़ी बड़ा काम किया इन्होंने, और अपने लेवल पे काफ़ी इनोवेटिव करते रहते हैं। डॉक्टर गोविंद गुप्ता प्रेजेंट हैं। नमस्कार डॉक्टर गोविंद, कैसे हैं आप? नमस्कार डॉक्टर जय। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है। हम दर्शकों की तरफ से यही पूछना चाहेंगे आपसे कि हमें जो गायनिक से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं लोगों को, ठीक है, कई बार बहुत सारी महिलाओं को परेशानियां होती हैं, ठीक है, तो वो कैंसर जो एक वर्ड होता है उसे डर भी लगता है। तो कैसे हम समझ पाएंगे कि हम कैंसर, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, और हम किन किन बातों का ध्यान रखें समय समय पे, कौन सा ऐसा समय हो कि हम प्रॉपर चेकअप कराते रहें और जिससे हम कैंसर जड़ी जैसी बड़ी बीमारी से बच सकें। डॉक्टर जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छा परिचय देने के लिए मेरा। और आज कैंसर दिवस के दिन पे आपने जो इतना अच्छा टॉपिक उठाया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। आप हमेशा इस सब सोशल मुद्दों पे एक्टिव रहते हैं, और मुझे खुशी हुई कि आज में आप इस मुद्दे को उठा करके एक पब्लिक अवेयरनेस देने का आपने काम जो किया है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। आजकल के इन्वायरमेंट में हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष भी हो, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। डेली एक्टिविटी में रूटीन काम कर रही हैं। इतना व्यस्तता, भाग दौड़, खान पान, एक्सरसाइज की कमी का बहुत सारे कैंसर की बीमारियां बढ़ रही है इस समय। ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सी वेरिएशन हैं, जियोग्राफिकल वेरिएशन देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड कैंसर में। महिलाओं में खासकर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर इसमें बहुत कॉमन है। यूएस में इसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी और सर्वाइकल कैंसर मिलाकर के महिलाओं में 51% कैंसर के काजेज हैं। 51%। ब्रेस्ट ओवरी जेनाइटल कैंसर ये 51% होकर, तो ये 51% जो कैंसर है इनमें से 28% कॉज ऑफ डेथ है। तो ये अवेयरनेस तो खैर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए, और इसको हमें पब्लिक तक पहुंचाने में हमें अपने हर कुछ प्रयास करना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन हो सके कैंसर का। बिल्कुल बिल्कुल। यूएस में एवरी 8 वुमेन, 1 in 8 वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है आजकल। और जितने डेवलपिंग कंट्री है वहाँ ब्रेस्ट कैंसर कॉजेज ज्यादा हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और नियर बाई कंट्रीज, हमारे यहाँ जेनाइटल कैंसर ज्यादा मिल रहे हैं इन कंपेरिजन टू द ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि टॉप हमारे कैंसर जो है इस समय सर्वाइकल कैंसर है। और मैं आपको बता दूं, सर्वाइकल कैंसर जो है टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज है। टोटली प्रिवेंटेबल, अगर समय से प्रिकॉशन लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, सावधानियां बरती जाए, बिल्कुल हाई रिस्क को डिटेक्ट किया जाए, और डॉक्टर से समय समय पे अपराय लिया जाए। एक चीज मैं बता दूं, महिलाओं की जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो महिलाओं की बीमारियों में चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे मानसिक इरेगुलरिटी हो, चाहे और भी टाइप की शिक्षा हो, सब डॉक्टर हो जाते हैं। घर से लेके पड़ोसी से लेके सब डॉक्टर। ऑब्वियसली। उनको कुछ दिक्कत होती है, हाँ ये कर लो, दिक्कत होती है कर, बस डॉक्टर के पास मत जाओ। डॉक्टर क्या कहता है, ये एक ये बहुत बड़ा कारण है। सही बात है। अब सर्वाइकल कैंसर ले लीजिए। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर में यंग एज में शादी, यंग एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये मोस्ट कॉमन है। और एचपीवी वैक्सीनेशन का अवेयरनेस ना होना। अगर हम एचपीवी वैक्सीनेशन अगर हम यंग एज में जितने भी लड़कियों को कर दिया जाए तो ये लगभग 80% प्रिवेंट हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। 80% इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग एचपीवी राइट समय पे एचपीवी वैक्सीनेशन करके। सोचिए, तो दर्शकों इस बात का ध्यान रखें आप सब लोग कि एचपीवी वैक्सीनेशन
80% कैंसर को रोक सकता है, सर्वाइकल कैंसर को। सोचिए कितनी इफेक्टिविटी है। तो हम सब लोगों को एचपीवी वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना चाहिए। और हम सब, मुझे लगता है कि मैक्सिमम जनता एचपीवी वैक्सीनेशन तो जानती ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि आपके हॉस्पिटल्स में भी बहुत लोग कराते होंगे इसको, क्यों? नहीं नहीं, हाँ, अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, एक अवेयरनेस न होने का एक कारण ये भी है कि हमारे मोस्टली वुमेन जो है, 80% वुमेन जो है पब्लिक सेक्टर से डील होती है, पब्लिक हॉस्पिटल से डील होती हैं। और पब्लिक हॉस्पिटल में प्रोग्राम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकथाम के लिए इस समय बहुत अवेयरनेस है, लेकिन ये अवेयरनेस अभी उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको इसकी आवश्यकता है। बेसिकली हमने देखा है सर्वाइकल कैंसर जो है लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में ज्यादा इंसिडेंस है और प्रेवलेंस दोनों है, क्योंकि मैं हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, डाइट मेंटेन नहीं हो पाता है, उनका एक अलग लिमिटेशंस होते हैं, अपने प्रॉब्लम कहने की उनकी आजादी नहीं होती है। तो ये सब कारण है, बहुत बड़ा कारण जिसको हम लोग अब आउटरीच नहीं कर पा रहे हैं, और इसको बहुत करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा कारण है और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको लोगों को बताना। और ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, महिलाओं को, कि हमें कम से कम इन बातों का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। नहीं, इससे रिलेटेड काउंसलिंग्स लोगों की होनी चाहिए, महिलाओं की, या जो आयाज होती हैं, या यूँ कहें जो आंगनबाड़ी होती हैं, ये अक्सर मतलब महिलाएं जा करके काउंसलिंग करें, ऐसे गांव-गांव जा करके। तो मुझे लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक करवा भी रही होगी सरकार। हाँ, गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, उनको पढ़ा जाए। हर कैंसर प्रिवेंटिव स्कीम्स हैं इस समय। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के माध्यम से जितने एडिशनल पीएचसी हैं, जितने सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ पे एक सीएचओ बैठाया जा रहा है बेसिकली उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए। अच्छा। हाँ, इस पे गवर्नमेंट का बहुत जोर है, लेकिन अभी ये इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है स्कीम। जैसे कि हमारे जेएसवाई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था डिलीवरी के, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रोकने के लिए जो एनएचएम के थ्रू एक स्कीम चलाई गई थी, जेएसवाई और जेएसएसके, इसके थ्रू तो हमारे हेल्थ सेक्टर में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जब हम लोग यूजी थे उस समय एमएमआर 300 के लगभग होता था, इस समय एमएमआर जो घट के 150 के नियर अबाउट आ गया है। तो इस फील्ड में तो ड्रास्टिक चेंज आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है इसमें अभी लैग कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक अभी हमें गांव-गांव में ये प्रॉब्लम अभी समझ ही नहीं पा रहे लोग, क्या प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस नहीं आ पा रहा है। तो थोड़ा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और सर्वाइकल कैंसर की आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर्वाइकल कैंसर में ये है कि कुछ चीजें जो है, अर्ली मैरिज प्रिवेंट करना चाहिए, अर्ली चाइल्ड बर्थ प्रिवेंट करना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए। और एक कुछ भी सिम्टम लगे, हाई रिस्क लगे, उसमें एक पैप स्मीयर होता है। पैप स्मीयर हमें 18 या 21 ईयर, WHO कहते 21 ईयर के बाद हर 3 साल पे हमें वो करा लेना चाहिए पैप स्मीयर, स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो स्क्रीनिंग से क्या होता है, जितने भी प्री कैंसर डिजीजेज हैं, जैसे सर्वाइकल इंटरस्टेलर लीजन है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट करके और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो सर्वाइकल कैंसर इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऑब्वियसली इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल डिजीज, टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज इन रिलेटेड विद अदर कैंसर। अगर आप बस इतना ध्यान दें, हाई रिस्क क्या है, हमें वैक्सीनेशन करा दें, पैप स्मीयर का एक अवेयरनेस दिला दें, 3 साल पे एक बार करना है। और डेवलप्ड कंट्रीज में तो लगभग हर 1 साल पे होता है, हेल्थ पैकेज भी है वही। और एक चीज ये बता दूं कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और डेवलप्ड कंट्री में आज, पहले सर्वाइकल कैंसर ज्यादा था, अब उनका सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस घट रहा है। हाँ, क्योंकि अवेयर हो गया ना। हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स बड़े अच्छे हैं। हाँ, ऐसी वैक्सीनेशन हो गया, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग हो गया, सबको अटेंड करना है, रूटीनली हेल्थ चेकअप कराना है। ऑब्वियसली तो हेल्थ चेकअप, हाँ, वो पार्ट भी है, उनका इंश्योरेंस का पार्ट भी है। तो इस चीज को में थोड़ा हमारे जितने डेवलपिंग कंट्री है, इसको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। स्पेशली 40 के बाद तो स्पेशली वो बहुत ध्यान रखते हैं, 40 इयर्स के बाद। हाँ, 40 के बाद
बहुत ध्यान रखते हैं 40 लोग। के बाद, लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर में आपको तो 21 ईयर्स के बाद ही आपको अवेयरनेस लेना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लोगों को बताया जा सकता है कि किस तरीके के सिम्टम्स महिलाओं को आए कि वो सतर्क हो जाएं पहले से ही या जाएं। सिम्टम्स में तो एक तो हम लोग सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करते हैं तो पहले तो अगर कोई पेशेंट प्रॉब्लम लेके आती है तो हम हाई रिस्क डिटेक्ट कर लें कि कितने बच्चे, हाई प्रायोरिटी जितने बच्चे होते हैं, अर्ली है मैरिज, अर्ली सेक्सुअल रिलेशन, बहुत ज्यादा बच्चे का भी होना है, कैंसर खतरा होता है ये सर्वाइकल, लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से है। और अगर इसमें मोस्ट कॉमन फीचर ये होता है कि पोस्ट कोइटल पेन या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होता है अगर। क्या पोस्ट पोस्ट कोइटल अगर अच्छा रिलेशन के दौरान, हाँ, रिलेशन के दौरान या रिलेशन के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत बढ़िया वाला फीचर होता है ये उसी का कि इससे रिलेटेड हो सकता है सर्वाइकल कैंसर आपको हो सकता है आपको तुरंत, हाँ ये तुरंत डॉक्टर से मिलना है और बाकी स्क्रीनिंग कराना है, टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराना है। इसमें बहुत सिंपल है, पैप स्मीयर देखते हैं, पैप स्मीयर में अगर कुछ एटिपिकल साइटोलॉजी आती है, एटिपिकल स्कीमा चलाते हैं तो आगे के हमें ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग है। इसमें हम बहुत सारे लीप करते हैं, कोनाइजेशन करते हैं, बहुत सारे या सिकाई करते हैं, वो डिपेंड करता है। अच्छा वो थोड़ा सा सिंपल वर्डों में दर्शकों को समझा दो, क्या 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 बोले हो आप? अब अगर जो एक तो प्री कैंसर हो गया लीजन, हाँ जैसे कि आपने बताया कि अगर माउथ कैंसर इतना मोस्ट कॉमन हो रहा है तो उसके प्री कैंसर लीजन है, जिनको प्ले किया है तब उनको सल्फाटिक हो जाता है, वार्म कर दिया, उसका ब्लड लेना है। इसी तरह इसमें है कि भाई अगर पैप स्मीयर में कुछ भी एबनॉर्मल साइटोलॉजी आता है तो बस हमें वार्निंग साइन दे गया है वो। तो हमें देखना है कि अगर यंग ग्रुप है, अगर पैरिटी कंप्लीट नहीं है, पैरिटी मतलब बच्चे अभी और चाहते हैं, तो हम उसको, साइटोलॉजी अब नॉर्मल है तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसको यूट्रस को बचाते हुए उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सर्वाइकल इंटरएपिथेलियल न्यूप्लेजिया होता है सीन 1 और 2 में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर 3 है तो फिर उसमें हम सोच सकते हैं आगे हिस्टेक्टमी करना है कि फिर उसको लीप करना है। सर्वाइकल सर्विक्स जो होती है ना उसके ऊपर हल्का सा स्लाइसिंग करते हैं हम। अच्छा, जितना 5 का बायोप्सी के लिए भेजा जाता है बाद में। लेकिन हाँ, तो अगर सीन 1 सीन 2 है तो ऐसा कि सीन 3 है फिर एडवांस कैंसर है तो फिर उसको तो एडवांस। और सर्वाइकल कैंसर अगर कन्वर्ट हो जाता है, अगर सर्वाइकल कैंसर है तो फिर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। मैं आपको बता दूं जय, ये सर्वाइकल कैंसर क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में सर्वाइकल जो स्टेजिंग होता है कैंसर का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज 1 जो होता है, एक तो प्री कैंसर लीजन वहां से पकड़ में आएगा, सीन से, पैप स्मीयर से। अगर पैप स्मीयर डाउट लग रहा है, डाउटफुल है, तो हमें कॉल्पोस्कोपी किया जाता है। कॉल्पोस्कोपी से भी पकड़ में आ जाता है। कॉल्पोस्कोपी करते हैं हम लोग, वहां पे डाउट जहाँ पे होता है बायोप्सी लेके देख लेते हैं। लेकिन अगर सर्वाइकल कैंसर अगर कन्वर्ट हो गया तो स्टेज 1 में आप माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन स्टेज 1 के 2 पार्ट होते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट होता है 1A और 1B होता है, जो कि आप जो है क्लिनिकली देख सकते हैं। जैसे भी एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको तुरंत सर्विस पता चल जाएगा। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज एक आपको बताता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या WHO ने एक टर्म दिया था, डाउन स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर को जब भी हम लोग एग्जामिन करते हैं सर्विक्स को, तो उससे पता चल जाता है कि ये नॉर्मल सर्विक्स है कि एबनॉर्मल सर्विक्स है। अगर एबनॉर्मल सर्विक्स है तो फिर देना होता है। और डाउन स्टेजिंग में क्या किया गवर्नमेंट ने कि जितने भी नर्सेज वगैरह हैं या दाई वगैरह हैं, इन लोगों को ट्रेन किया कि आप सर्विस को देखिए रूटीनली। आपके पास जो आती हैं, जो महिलाएं आती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं, तो अक्सर ANM दाई से मिलती रहती हैं। दाई का ANM को, स्टाफ नर्स को। तो फिर उसके बाद क्या है कि इन लोगों को ट्रेनिंग करके बताया गया कि नॉर्मल सर्विस एबनॉर्मल सर्विस क्या होती है। तो अगर आपको नॉर्मल लगता है तो डॉक्टर के पास भेज देना है। नॉर्मल अगर सर्विस है, नॉर्मल सर्विस की होता है, पिंक होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होगा, है ना, फिर नॉर्मल सर्विस है।
अगर पिंक रेडिश है या टच करने ब्लीड कर रहा है या इरेगुलर है या ट्राइबल मास है कुछ भी है, तो उसको फिर तुरंत आपको डॉक्टर के यहाँ भेजना होता है। तो ये WHO का स्कीम था शुरू में, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं जा पाया। अच्छा। लेकिन अभी भी ये लैगिंग है, इसकी डायग्नोसिस अभी भी लैगिंग है। ओके। तो मैं ये स्टेजिंग बता रहा था कि स्टेज 1 में एक तो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक बायोप्सी से पता चलेगा, जबकि वैक्सीन है, आपको डाउट लगा तो आपने बायोप्सी लग दिया। सेकेंड फर्स्ट बी है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, उसकी लीजन की साइज आंख से दिखने लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर है तो क्लियर कट दिखता है, ट्राइबल मास होगा, फंगेटिंग ग्रोथ होगा, इरेगुलर, रेडिश होगा और टच ब्लीड, थोड़ा सा भी टच होगा एग्जामिनेशन में तो ब्लीड करने लगेगा। ठीक बात। हाँ, तो ये चीज एक और स्टेजिंग का इसका रोल बहुत बढ़िया है डॉक्टर जय। ये इसलिए बढ़िया है कि अगर स्टेज सेकेंड 2 स्टेज सेकेंड में ए है और बी है, अगर स्टेज मैं आपको बताता हूँ स्टेज 2 में क्या है। स्टेज 2 में ये होता है कि सर्विक्स कैंसर जो यूट्रस में बढ़ रहा है आगे, सर्विक्स गया, सर्विक्स यूट्रस में गया, यूट्रस के अलावा वो आसपास के टिश्यू में वो इन्फिल्ट्रेट करता है, इन्वेट करता है। हाँ, जब आसपास के टिश्यू इन्वेट करने लगता है तो उसमें देखते हैं कि पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं। और एक पैरामेट्रियम होता है, पैरामेट्रियम जो सर्विक्स के अराउंड जो है सॉफ्ट टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू, उसको पैरामेट्रियम बोलते हैं। तो पैरामेट्रियम इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं, तो ये क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। कोई भी अगर एडवांस स्टेज का सर्विक्स कैंसर है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि सेकेंड ए है या सेकेंड बी है। ठीक बात। अगर सेकेंड ए है तो टोटली जो है वो प्रिवेंटेबल है, अगर हिस्टेक्टमी आप कर देंगे। टोटल रेडिकल हिस्टेक्टमी होता है। रेडिकल हिस्टेक्टमी करने के बाद रेडिकल हिस्टेक्टमी में ये होता है कि यूट्रस प्लस बायलैटरल ट्यूब्स, ओवरी और यूट्रस के बिहाइंड जो लिम्फ नोड तक जाते हैं हम लोग, पैरायोटिक लिम्फ नोड, इन सबको हटा करके और थोड़ा सा पार्ट वेजाइना का इंटीरियर लिया जाता है। तो टोटल हिस्टेक्टमी से थोड़ा सा एडवांस ये होता है। लेकिन अगर सेकेंड बी हो गया, सेकेंड बी में ये हो गया कि पैरामेट्रियम इन्वॉल्व कर गया, तो फिर ऑपरेबल नहीं है वो, फिर उसके बाद कीमो रेडियो चलता है। उसके बावजूद भी इस स्टेज तक कीमो रेडियो में सर्वाइवल लाइफ 5 से 6 ईयर तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर स्टेज अगर थर्ड हो गया, पैरामेट्रियम लैटरल वॉल्व इन्वॉल्व गया, इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वो कीमो पे ही जाता है। और स्टेज 4 में ब्लैडर इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उसके बाद मेटास्टेसिस होने लगती है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिस स्टेप सेकेंड ए तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना? हाँ, सेकेंड डायग्नोसिस अगर बन गया तब भी ठीक। रेडिकल हिस्टेक्टमी से बहुत बार सर्वाइवल बढ़ जाता है पेशेंट का, लेकिन सेकेंड डे क्रॉस करते हैं, सेकेंड बी पे आते हैं, फिर कान खड़े जाते डॉक्टर का, फिर हम लोग जो है। अच्छा, ये टाइमिंग कितना लगता होगा सेकेंड ए से सेकेंड बी पे आने के लिए, या इसकी जो स्टेजिंग की स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करती है? दर्शकों को बताएं आप। स्टेजिंग का तो आप तो एक तो उस पे जाए ना हम लोग कि इंसिडेंस कितना हाई रिस्क ग्रुप है। हाँ, ग्लूकोसिग्नामिक है, पेशेंट हाई रिस्क में है, मल्टीपल पैरिटी है, इम्यूनिटी डाउन है, तो फिर तेजी से ग्रोथ होता है। अगर इम्यूनिटी पेशेंट का ठीक है, हमने बहुत बार देखा है कि करीब सीन से और स्टेज 1-2 में आने में सालों लग जाते हैं। अच्छा, सालों लग जाते हैं। सर्वाइकल न्यूप्लेजिया से यहाँ तक आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब सर्विक्स को इन्वॉल्व कर देता है तो बड़ा तेजी से ग्रोथ होता है। 6 महीने तक, जैसे 6 महीने साल भर तक पूरा स्टेज 4 तक आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सर्वाइकल कैंसर का एक खास बात और है कि इसका जो डिस्चार्ज आता है कैंसर डेवलप होने के बाद, एक फिशी ऑर्डर आती है। जैसे आप मछली मार्केट में जाएंगे महत्ता फिश की तरह, उसी तरह सर्वाइकल कैंसर वार्ड में जाएंगे तो आपको बिल्कुल फिशी ऑर्डर आएगा। जब आप एग्जामिनेशन करेंगे सर्वाइकल कैंसर डेवलप है
तो पिकुलियर एक इसका पीसी एक वो ऑर्डर स्मेल आएगा। आता है। अच्छा, हाँ, आपने बहुत पीसी ऑर्डर बढ़िया, आता मतलब ये पॉइंट बहुत बढ़िया बताया है। इससे लोगों को, लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जो सुनने है। वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं। ये समझ लें, जो महिलाएं हैं जो देख रही हैं, कि अगर इस तरीके का ल्यूकोरिया उनको आ रहा है, कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जो एकदम फिशी ऑर्डर हो रहा है, मछली की तरह महक आ रहा है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा वार्निंग साइन है ये। तुरंत डॉक्टर से मिलें, है ना? हम्म। और ये इतना ये रहा, फिर ट्रीटमेंट फॉर, फिर एक बार एडवांस कैंसर में सेकंड बी के बाद जितने भी हैं वो कीमोथेरेपी में और काम बढ़ जाता है। कीमोथेरेपी में भी बहुत सारे मतलब मल्टीपल विजिट कुल होते मिला हैं। करके हम फिर इसको भी सर इसको बढ़ने क्यों दें, है ना? दूसरी हम्म, बात, पैप स्मेयर टेस्ट। अच्छा, पैप स्मेयर टेस्ट का नाम लिया, तो थोड़ा दर्शकों को बताइए कि पैप स्मेयर टेस्ट पेनफुल होता है या नॉन पेनफुल होता है, और नहीं होता क्या है पेनफुल पैप नहीं स्मेयर होता। टेस्ट? पैप स्मीयर टेस्ट और एक दूसरा नाम है एलबीसी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। दो चीजें हैं। पैप स्मीयर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी थोड़ा एडवांस है। इसमें क्या काम, पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है, चेक किया जाता है उसमें। उसमें एक आयत स्पैचुला होता है, उस स्पैचुला से सर्विक्स पे जाते हैं, एक सिम से स्टेपलम लगाते हैं जिसको बिल्कुल पेन नहीं होता उससे, और एक असिस्टेंट को रखते हैं सिम से स्टेपलम के। फिर उसके आयत स्पैचुला होता है, उसको सर्विक्स के अराउंड जो है 360 डिग्री घुमा करके, और एक ब्रश होता है इंडो सर्विस के अंदर, जो एक्टो सर्विस इंडो सर्विस होता है। तो जो जंक्शन होता है उस पर सेल्स लेना होता है, आउटर लेना होता है। तो उसमें क्या है कि एक स्लाइड पे हम लोग बहुत सिंपल जांच है, ओपीडी प्रोसीजर की जांचें हैं ये। ओके ओके, हाँ, मतलब ये ओपीडी प्रोसीजर की पेनफुल जांचें हैं। प्रोसीजर नहीं है ना? हाँ, पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, और लेकिन बहुत अगर, सिंपल सी जांच है। अच्छा, लेकिन बहुत सिंपल चीज ये है कि हाँ उसको स्लाइड पे बना करके और तुरंत फिक्स करते हैं हम लोग एल्कोहल से। तो हम अपने ओपी में अक्सर करते हैं, उसको फिक्स करके भिजवा देते हैं, और अपने पास ये खुद फिक्स करके उसको भिजवा देते हैं। और एलबीसी है तो उसको ब्रश आता है, उस ब्रश से वो तो और भी इजी है। एलबीसी ब्रश आता है, सर्विस पे रख के उसके राउंड 5 बार ले करके, अच्छा, वो और ज्यादा एक इजी है। लिक्विड कंटेनर है तो उसमें रख देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी और थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, पैप स्मेयर से वो अच्छा है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। बेस्ट अच्छा है। और पैप्स में तो बताऊं बिल्कुल कुछ लगना नहीं है इसको। थोड़ा सा गवर्नमेंट सेटअप में हमारे पैथोलॉजिस्ट की कमी कारण ये नहीं हो पा रहा है, और बस स्लाइड से देखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है। तो एक स्लाइड बनाने का खर्च मुश्किल से खर्च 100 रुपए में हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा और हाँ, लेकिन ये है कि अब ये सिस्टम थोड़ा सा और इजी हो जाए तो स्क्रीनिंग अच्छी हो जाए, ऑब्वियसली। अच्छा, जिन महिलाओं को पैप स्मेयर टेस्ट में पेन होता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है वहां पे, या तो सीआईएन डेवलप हो रहा है। नहीं, अगर मैं पैप स्मेयर लेने के एक और फायदे हैं। फायदे ये कि आप प्रॉपर सर्विस एग्जामिन करते हैं, पीवी करते वक्त एग्जामिनेशन भी कर लेते, सर्विस हेल्दी दिख जाता है उसमें। तो अगर लगता है कि पेन होने लगे या कोई ग्रोथ है, फाइबल ग्रोथ है, तो फिर पैप स्मेयर नहीं करते हैं। और पैप स्मेयर बेसिकली रिजल्ट बहुत अच्छा मिड साइकिल में आता है। पैप स्मेयर पीरियड के मिड साइकिल ये में बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि पैप स्मेयर टेस्ट कभी भी कराने जाएं तो मिड साइकिल में जाएं, जब भी आपकी पीरियड की डेट है उसके 14वें मतलब लगभग दूसरे हफ्ते के खत्म होने पे जाएं आप, ठीक है? हाँ, बहुत से पैथोलॉजी सेंटर खुद निकाल के वो अपना करते भी हैं। अच्छा, और हाँ, मैं बता दूं, मैक्सिमम तो गायनिक ही करते हैं। हाँ, गायनिक ही करते हैं, लेकिन बहुत बार जहाँ पे वो नहीं हो पाता है, तो जितने पैथोलॉजी सेंटर है अच्छे, अच्छा, वो लोग ट्रेन किए अपने से स्टाफ, अच्छा, ट्रेंड स्टाफ नर्स वगैरह रखे हुए रखते हैं, हैं, वो तो अब वो लोग सैंपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद देख लेते हैं, है ना? तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उतना भीड़ होता है, और ये टाइम टेकिंग होता है। हर वोमेंस का लगभग हर आप पर ओपीडी में तीसरा चौथा वोमेंस का लेना होता है सिम्टम्स का, तो थोड़ा सा ये जो इतना इजी नहीं है, लेकिन इस चीजों को थोड़ा सा इस पे करने के लिए सोचना चाहिए हमें।
ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और लोगों को ध्यान देना भी चाहिए, और जितना ज़्यादा हम प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। और अच्छा, वैक्सीन से रिलेटेड थोड़ा सा बता दीजिए डॉक्टर गोविंद की एचपीवी वैक्सीन जो है वो सिर्फ ही इसकी एक डोज लगती है, दो डोज लगती है, या कितनी डोज लगती है? वैक्सीन पे मार्केट में 3 टाइप के वैक्सीन हैं, बाईवैलेंट, क्वाड्रिवैलेंट और 9 वैलेंट। तो इन सबके 2-3 डोजेज हैं। 0 डोज बाईवैलेंट का 0, 2 और 6 पे है। हाँ। और 9 वैलेंट की वैक्सीन है हाँ। जिसमें मल्टीपल स्ट्रेन हैं। तो इसमें एचपीवी के बाईवैलेंट में 2 है, 16 एचपीवी और 16-18। और क्वाड्रिवैलेंट में 4 उसके स्ट्रेन हैं और 9 वैलेंट में 9 स्ट्रेन हैं। तो डेफिनेटली 9 वैक्सीन 9 वैलेंट वाला ज्यादा अच्छा है। तो उसके 0, 1 और 6 पे लगता है, 3 डोजेज हैं। अच्छा, 3 डोजेज लगते हैं इसके। हाँ, कितने कितने हाँ, गैप पे? 0 डोज हो गया, 1 मंथ पे और तीसरा 6 मंथ। अच्छा, तो 3 वैक्सीन अगर लगवा लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। 80% चांसेज हैं कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, है ना? अब तो एचपीवी वैक्सीन मेल्स के लिए भी अलाउ हो गया है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मेल में भी यही वो है डोजिंग। हाँ, क्योंकि फैक्टर तो मेल्स भी फैक्टर है ना एचपीवी के ऑब्वियसली ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि एक वायरस है। ठीक है। पार्टनर होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो वही मैंने अर्ली आपको बताया, जो अर्ली। चीजें हाई रिस्क में है। हाँ। हाँ, प्रिवेंशन है। जो विटामिन ए सी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, फोलिक एसिड की कमी से भी ये मतलब हाई रिस्क में आता है वो। अच्छा, तो जिन लोगों को फॉलिक एसिड की कमी है वो लोग भी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। ए विटामिन ए सी जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ग्रुप होता है, ए सी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। फोलिक एसिड, इनमें भी कमी। तो कुछ ओसीपी यूजर्स में देखा गया है सर्वाइकल कैंसर का। एक चीज है कि कोई अगर नल्ली है, कोई ऐसा कोई फीमेल है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो उसमें चांसेस बहुत घट जाते हैं। ओके, सर्वाइकल कैंसर। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए पार्टनर का और एक दूसरे के पार्टनर का काफी इसमें रोल है। ठीक बात। अच्छा, इसमें सर्वाइकल कैंसर का यूटीआई से कोई लेना देना? फ्रीक्वेंट यूटीआई से कोई लेना देना? UTI is a different thing and cervical cancer different thing, but UTI poor hygiene UTI काज भी करता है, ये भी एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक बात। मतलब जिन लोगों को ये परेशानी होती है उन लोगों को यूटीआई से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है ना? और दूसरी बात ये है कि जो चेंजेस होते हैं सर्विक्स के अंदर, जो है सर्विक्स से ऊपर आप बढ़ेंगे यूट्रस की साइड में तो आपको कॉलमनर फिलियम मिलता है। सर्विक्स के बाहर थोड़ा आएंगे एक्टो सर्विस में तो इसके में से फिलियम मिलता है। दोनों के जंक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ही डिस्प्लेजिया मेटाप्लेजिया का मतलब डिस्प्लेजिया स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। ओके ओके। तो ये चीज जो है जो यंग एज है उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन चेंज होता है, तब चांसेस होते हैं। इसीलिए या एज एक फिक्स किया गया है। एज का मतलब शादी का एज एक फिक्स किया गया है। ऑब्वियसली और कि शादी इतने साल पे ही किया जाए, 21 साल। अब तो गवर्नमेंट 21 साल फिक्स कर दी रही है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जो पैरिटी के समय, प्रेगनेंसी के समय चेंज होता है वहां पे। इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल पैरिटी भी मतलब इसमें एक रोल है। तो आप अगर पैथोलॉजी समझे तो वहां से ये है, तो उस चीज को अवॉइड करते हैं वहां पे। तो फिर इसको मतलब ना ये लोग कोशिश करें कि जल्दी शादी ना करें या जल्दी बच्चे ना पैदा करें, बहुत सारे बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, ये सब हाई रिस्क कैटेगरीज में आ गए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। अर्ली एज में प्रेगनेंसी ना हो, ये भी अर्ली एज पे प्रेगनेंसी ना हो। तो क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर यंग एज से स्टार्ट होता है। बेसिकली यंग एज से स्टार्ट होता है, तो इसको हमें प्रिवेंट करना है। और
पैप स्मीयर जो है 21 ईयर्स के बाद कुछ गाइडलाइंस 18 ईयर्स के बाद हर बोलते हैं 3 साल पे एक बार हर 3 साल पे पेप स्मेयर वो टेस्ट करा कराना लें चाहिए। और 3 डोज अगर एचपीवी बाई चांस वैक्सीन। जिसने ऐसी वैक्सीन अगर नहीं लिया है अब तक, हाँ उनके लिए है कि हर 3 साल पैप स्मीयर कराते रहे। हाँ और जो वैक्सीन से कैटेगरी, वैक्सीन का एक एज ग्रुप है, हाँ 11 to 15 या 13 तक देते हैं, या हाँ कुछ गाइडलाइंस कहते हैं कि 9 से 24 तक भी दे सकते हैं, 29 तक दे सकते ओके हैं। ओके ओके हाँ 15 बर्थडे तक दिया जाता है ये। ओके। तो अगर जिनका मिस हो गया है तो वो उनके पास ये ऑप्शन है कि आप पैप्स में निकलवाते चले जाइए हर 3 साल पे। बहुत इजी से प्रोसीजर है, किसी भी मतलब अपने कुल डॉक्टर मिलाकर के को 15 साल की एज तक आप वैक्सीनेशन अपने बच्चों का करा दीजिए, तो वो आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रिवेंशन उनको मिलेगा और बार बार जो झंझट आएगा 3 साल पे पेप स्मेयर टेस्ट या उससे रिलेटेड जांचें कराने का, उससे भी बचेंगे, है ना। और जो आगे जो चीज़ें होती हैं, आगे जो परेशानियां अगर इनकेस कुछ होती हैं, तो वो बराबर किसी न किसी को अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो बराबर तुरंत दिखाएं। अरे एक चीज़ और डॉक्टर गोविंद, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं वेजाइनल पॉलिप लेकर के आती हैं। सॉरी, मैं कैंसर का टॉपिक चल रहा है तो मैं इसमें वेजाइनल पॉलिप लेकर के आ रहा हूँ। अक्सर लेकर के आती हैं, ग्रोथ लेकर के आती हैं वेजाइनल एरिया में, या पॉलिप लेकर के आती हैं वेजाइनल एरिया में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं कि डॉक्टर साहब कहीं ये कैंसर में तो नहीं चेंज हो जाएगा, या कहीं इससे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तो नहीं बढ़ जाएगा, या बन तो नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा प्रकाश इस पे डालिए और बताइए लोगों को। डॉक्टर जय, एक्चुअल में यूट्राइन जो कैंसर होते हैं, जेनेटिक कैंसर हैं, तो उसमें जो 4 मेजर कैंसर होते हैं, एक तो सर्विक्स का टॉप मोस्ट होता है, दूसरा ओवेरियन कैंसर है, ओवरी और उससे, और तीसरा जो है यूट्रस का कैंसर। एक तो सर्विक्स हमने अलग कर दिया, और दूसरा यूट्रस मतलब उसके बॉडी, जो सर्विक्स के अलॉन्ग जो बॉडी है सर्विक्स उसको यूट्रस की, उसका कैंसर होता है। हाँ, उसके बाद बाकी बल्बल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वो बहुत रेयर कॉजेज हैं। तो ये 3 मेन है, सर्वाइकल के बाद ओवेरियन है, और तो उसके बाद यूट्राइन की बात कर रहे हैं, पॉलिप की बात कर रहे हैं, तो कुछ ग्रोथ यहाँ सर्विक्स से निकलते हैं। जो यूट्राइन बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें कुछ पॉलिप बनते हैं, तो पॉलिप कुछ सर्विक्स थ्रू निकलते हैं और रेगुलर ब्लीड करते हैं, तो वो कैंसर नहीं होते हैं, उनको निकाला जा सकता है। और कोई एक लियोमायोमा होता है जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो वो फाइब्रॉइड यूट्राइन वॉल में डेवलप करता है, यूट्राइन वॉल में, वो बिल्कुल कैंसरस नहीं होता है, उसमें कैंसर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 0.01% के, वो 0.1% बोलिए। अच्छा, ये लियोमायोमा की बात कर रहे हैं जो फाइब्रॉइड आपके यूट्रस की वॉल में होता है, राइट। तो हाँ, ये 0.1% चांस है उसका होने का। तो फाइब्रॉइड बिल्कुल भी कैंसर नहीं होता है, नहीं सुन प्री लीजिए, कैंसर होता सुन है। लीजिए आप सब लोग, फाइब्रॉइड, यूट्रन फाइब्रॉइड जो जनरली अक्सर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली महिलाओं में पाई जाती है, और अक्सर उसको महिलाएं डर जाती हैं कि इससे कहीं कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा रेयर है, जैसा कि डॉक्टर गोविंद ने बताया कि 0.01% के चांसेज हैं उसको कैंसर में बदलने के, राइट। और कोई उसके लिए फाइब्रॉइड परेशान नहीं होना है, फाइब्रॉइड के लिए ठीक है। यूट्राइन बॉडी का कैंसर, हाँ, इंडोमेट्रियल ग्रोथ होता है, तो उसके भी अपने अलग अलग साइंस हैं, वो पहचान अपना दे देते हैं। तो हर कैंसर तो अपना प्रिवेंटिव छोड़ जाता है, लेकिन दिक्कत तब होती है कि बार बार अवॉइड करते हैं, पड़ोसी की बात ज्यादा सुनते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कितना करेक्ट डॉक्टर चूज करते हैं, ये सब भी है। थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट सेटअप की भी कुछ कमी कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ इसमें अवेयरनेस बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये फ्यूचर में आने वाले सब अच्छे टॉपिक होंगे। अच्छा, आपने एक और टॉपिक बताया, ओवेरियन कैंसर, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है जेनेटिक कैंसर में, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर गोविंद।
ओवेरियन कैंसर एक मिडिल एज ग्रुप का ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। यंग एज में कैंसर ट्यूमर्स होते हैं बेसिकली। ट्यूमर में जो नॉन कैंसरस हैं, हाँ, तो उसमें आपने टेराटोमा सुना होगा, बहुत सारे सिस्ट। उसके भी कई कारण हैं। आजकल जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी उम्र से बढ़ती जा रही है। यंग एज में भी बढ़ रहा है और मिडिल एज में भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इसका एक मेन कारण स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है ओवुलेशन में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उसकी वजह से मिडिल एज में जो है ओवरी के अंदर जो है सिस्ट बनने लगते हैं। बहुत बार सिंपल सिस्ट होते हैं और बहुत बार जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट बनते हैं। तो उसकी डायग्नोसिस भी थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन ये है कि समय से प्रिकॉशन से मेंस्ट्रुअल अगर इरेगुलर हो रहा है, स्क्रीनिंग हम लोग करा लेते हैं, या फिर ग्रोथ लग रहा है पेट में, या फिर ऐसा लगता है तो उस समय जब पीबी भी किया जाता है तो मास फेल्ट हो जाता है। मैं बता दूं कि यूट्रस का पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पे यूट्रस की साइज, यूट्रस में कोई ग्रोथ, सब जहाँ से पता चल जाता है। हाँ, यूट्रस के अंदर साइज एंटीवर्टेड रिट्रोवर्टेड है, कितने ग्रोथ है, एडनेक्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, ओवरी प्लस ट्यूब मिला करके कोई भी ग्रोथ, छोटी भी ग्रोथ मैं बता दूं कि इतनी पकड़ में आ जाता है। अगर 3/4 सेंटीमीटर का एक छोटा आलू, मीडियम साइज के आलू के बराबर गांठ होगी, तो उस एग्जामिनेशन से वो डॉक्टर को पकड़ में आ जाता है कि ग्रोथ है, इसका हम वर्कअप करा लें। ठीक। तो एक ये भी है। और यूट्राइन कैंसर तो बताया ही मैंने कि वो भी मिडिल एज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से होता है, एंडोमेट्रियम में ग्रोथ होने लगता है, तो वो भी वार्निंग अपना साइन दे देता है। तो उसमें हम लोग, उसकी भी डायग्नोसिस थोड़ा टफ है। अच्छा, इसका यूट्राइन फाइब्रॉइड का थायराइड से कोई कुछ रिलेशन है दोनों का? नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लेकिन अक्सर देखा गया है थायराइड के मरीजों में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आगे चल करके हो जाते हैं। आपने देखा होगा शायद, मुझे अपनी प्रैक्टिस में दिखता है। वुमेन्स में मैं बता दूं डॉक्टर कि ये जो थायराइड का भी मिडिल एज ग्रुप है, एज ग्रुप। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप थायराइड पे जाते हैं तो एक थायराइड जो है यंग एज में महिलाओं में 5% है। तो अगर 30 से 45 के बीच में ये थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज जो 11 से 15% हो जाता है मिडिल एज ग्रुप में। ऑब्वियसली बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का इंसिडेंस बढ़ रहा है, मिडिल एज ग्रुप में बढ़ रहा है। तो मिडिल एज ग्रुप का ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशन हो, क्योंकि थायराइड का तो मेटाबॉलिज्म पे, हर सेल्स पे इसका रोल है। अच्छा, एक टॉपिक आपने उठाया ओवेरियन कैंसर, तो आजकल बहुत कॉमन एक परेशानी है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अक्सर जो कि बहुत कॉमन हो रखा है, ओवेरियन सिस्ट और पीसीओएस दोनों कॉमन हो रखा है। तो थोड़ा सा बताएं लोगों को कि क्या ये कैंसर में चेंज हो सकता है? पीसीओएस बेसिकली नॉन कैंसरस डिजीज है। उसका हमें कॉज पता करना रहता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ, डाइटरी इन हैबिट और लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सब काज है पीसीओएस का। तो पीसीओएस आजकल इसलिए इंस्टेंस बढ़ रहा है, खासकर ये यंग लेडीज में बढ़ रहा है, तो जिसके कारण इनफर्टिलिटी भी बहुत सारे डेवलप हो रही हैं। तो पीसीओएस से अगर हम डायग्नोस करते हैं, पीसीओएस का पर्टिकुलर डायग्नोसिस होता है, हार्मोनल डायग्नोसिस होता है, प्लस यूएजी स्कैनिंग से डायग्नोसिस होता है। उसमें क्या होता है कि मल्टीपल जितने भी ओवम है एक साथ डेवलप करते हैं, 8 से 10। जनरली होता ये है कि हर ओवरी से, आप जानते हैं कि हर ओवरी से हर महीने अल्टरनेट एक ओवम डेवलप होकर और रप्चर होता है, और रप्चर होकर के अपना ओवुलेशन होता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हो जाते हैं कि एक के बजाय 5, 6, 8, 10 जो है फोलिकल एक साथ डेवलप करते हैं, और 10 सेंटीमीटर के रेंज में आकर के वो ओवुलेट, उससे ग्रोथ आगे नहीं हो पाता है उनका।
तो कैंसरस तो नहीं होता है, लेकिन इसका स्क्रीनिंग और रेगुलर स्क्रीनिंग फॉलो अप करना पड़ता है। वही हमें देखना होता है कि पीसीओएस है कि या फिर इसका ग्रोथ और कुछ में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत बार अल्ट्रासाउंड लोग कहते हैं कि हमें वो बन गया है, गांठ है। हम लोग देखते हैं कि सिंपल सिस्ट होता है 20 mm का। तो कभी कभी क्या होता है कि 20 mm के आसपास जब ओवम पहुंचता है तभी ओवुलेशन होता है। अच्छा, मिड साइकिल। हाँ, या कभी कभी जो किसी का ओवुलेशन नहीं हो पाता है, एनोवुलेटरी साइकिल चलती है, तो गांठ बना रहता है। तो इससे बहुत परेशान हो जाते हैं, यार गांठ है। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो और भेज देता है, आपको तो गांठ हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये अक्सर कहते हैं कि गांठ है, देखिए तो सिंपल सिस्ट होता है, 20 mm का होता है ऑब्वियसली। तो 20 mm का उसको गांठ पहली अल्ट्रासाउंड में आप गांठ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ओवम जो है डेवलप होके रप्चर होने वाला हो या रप्चर ना हो पाया हो। ऑब्वियसली सही बात समझ रहे हैं आप? सही बात है। ये बहुत बड़ा मिसडायग्नोस होता है और बहुत सारे लोग इसको लेकर के हाँ, बहुत सारे लोग इसको लेकर के ट्रीटमेंट भी देने लगते हैं। और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं जिसको देख करके पता चल जाता है कि ये सिंपल सिस्ट है यार, ये हो सकता है रप्चर होने वाला हो, ठीक है। और पता चले आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया या आप ऑपरेशन, बहुत सारे डॉक्टर्स जनरली डरा देते हैं, अरे ऑपरेशन करा लो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो डर है ना वो कैंसर का होता है, ये कैंसर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डर का टॉपिक जब निकल करके आता है लोगों को, डॉक्टर से राय लेके अपना कंसल्ट डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। ये चीज अच्छी है कि बहुत डर रहता है जिसकी वजह से डॉक्टर के पास आते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, कैसे ओवेरियन सिस्ट अक्सर कैंसर में बदलते हैं? किस तरीके के ओवेरियन सिस्ट होते हैं? खास बात क्या होती है उसमें? लोगों को कैसे पता चलेगा? जनरली जो है सिस्ट को, अगर आपका सिस्ट 30 mm के ऊपर है, हाँ, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत रहता है। और वो बेसिकली वो सिस्ट जो है कॉम्प्लेक्स सिस्ट होगा। बिनाइन जितने भी सिस्ट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और सिस्टिक होते हैं। और जो कैंसर, हाँ, सिंपल होंगे, पानी भरा, मतलब उसमें लिक्विड भरा होगा। हाँ, और जितने भी कैंसर ग्रोथ होते हैं, सिस्ट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है, हेमोरेजिक होगा, इनहोमोजेनस होगा। इनहोमोजेनस होगा। अच्छा, हेमोरेजिक भी होता है ना? हाँ, हेमोरेजिक कैसे कह सकते हैं आप? हेमोरेजिक तो तब होगा ना फिर सिस्ट है। कभी कभी हेमोरेजिक सिस्ट होता है कि जब कार्पस ल्यूटियम बनता है ओवुलेशन के बाद, तो उस समय थोड़ा सा वो होता है, ब्लीडिंग होती है, हेमोरेजिक सिस्ट होता है उस समय। नहीं, कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक सिस्ट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होगा उसमें उसकी ग्रोथ जो इनहोमोजेनस होगा, हाइपर इकोइक होगा, एनीकोइक होगा। और उस सिस्ट की हाइपर इकोइक क्या होता है, दर्शकों को बताएं भाई। नहीं, वो एक्चुअली टेक्निकल टर्म है। हाँ, टेक्निकल टर्म। तो इकोजेनिक हाइपर, हाँ, ये टेक्निकल टर्म है जो न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर अपना रिपोर्ट में देख के बताते हैं। एक मोटी भाषा में बताएं इसको। मोटी भाषा में ये बताना होता है कि जो एक सिस्ट होता है, वो सिस्ट देखे होंगे, इसमें अक्सर काला काला दिखता है। हाँ हाँ, काला काला दिखता है, सिस्ट का बाउंड्री होगा। वो कालापन जो होता है वो एक इकोजेनिक से हाइपर इकोजेनिक है, तो ये नॉर्मल सिस्ट होता है। एक सिस्ट देखे होंगे जब आप अल्ट्रासाउंड फिल्म में आप देखेंगे, तो एक सिस्ट आपको दिखेगा और उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर का दिखेगा आपको। ओके, वो सिस्ट जो है ग्रे कलर का होगा और सॉलिड दिखेगा ये सही, क्योंकि इकोजेनिसिटी बढ़ गई। जो फ्लूइड है, फ्लूइड से सॉलिड ने उसका हाई डेंसिटी सॉलिड है। हाँ, ठीक बात है ना? ठीक बात। हाँ, सॉलिड मतलब ये समझ लीजिए कि एक तो लीवर का आप अगर पोर्शन है, लीवर से मैच करिए, उसको मैच करिए, तो लीवर से ज्यादा वो इकोजेनिक होगा वो। मतलब हाँ, ये चीज है। तो इकोजेनिसिटी देख के भी पता चलता है सिस्ट का नेचर क्या है। मार्जिन्स कैसे हैं, बहुत से बिनाइन सिस्ट का स्मूथ होता है और मैलिग्नेंट सिस्ट का मार्जिन इरेगुलर होता है। ट्यूमर मार्कर का थोड़ा सा रोल है इसमें। हाँ, ओवेरियन कैंसर में ट्यूमर मार्कर हम कराते हैं डायग्नोस करने के लिए। ट्यूमर मार्कर जैसे पढ़ा होगा, CA-125, CA-19.9, अल्फा फीटोप्रोटीन और
बीटा एचसीजी प्लस सीए 19.9 करा लेते, सीए कराते हैं। सीए इसलिए करते हैं, कोई अगर या क्या पता है इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो, आपको डायग्नोस ना हो पा रहा हो इसमें स्क्रीनिंग में, और प्लस एग्जामिनेशन करते हैं, तो सब कुछ अलार्मिंग साइन दे देते हैं कि कैंसरस है कि सिस्टिक है, आपको आगे क्या करना है। ओके, सिम्टम्स किस तरीके के आते हैं? ओवेरियन सिस्ट कैंसर वाले सिम्टम तो ओवेरियन कैंसर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आएगा, इरेगुलर साइकिल्स आएगा, हैवीनेस उनको फील होगा पेट में, एब्डोमेन में हमेशा हैवीनेस करके आती है कि हमारा जो है पेड़ों में हैवीनेस रहता है, भारीपन रहता है। ठीक बात। और बाकी शुरुआत में तो यही सिम्टम मिलेगा, और आगे जैसे कैंसर में ग्रोथ, कैंसर वाले जनरल सिम्टम्स मिलते होंगे, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट मिलेगा, फीवर ऑफ एंड ऑन, और कुछ जो है ग्रोथ जो है सिस्टिक, बहुत बड़े बड़े सिस्ट बनते हैं, बहुत बिनाइन होते हैं, पर एब्डोमिनल फील होता है कि नहीं ये सिस्ट है, बेनाइन है, पेशेंट को भी लगता है कि नहीं पेट निकल रहा है, तो उसको लगता है कहीं मिस डायग्नोस हो रहा है, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है। हाँ, तो खैर पहले वो रूल आउट तो करना ही होता है, कोई मास होता है तो। सर्वाइकल कैंसर है, और उसके बाद आपने ओवेरियन कैंसर, और सबसे बड़ी जो चीज़ है जिससे महिलाएं बहुत डरती हैं, जिससे बहुत सारे लोग अपना यूट्रस निकलवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, वो है यूट्राइन कैंसर। ठीक है, फाइब्रॉयड के नाम पे फाइब्रॉयड निकला और कैंसर के नाम पे यूट्रस निकलवा लेती है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो आप सब लोगों को कैसा लगा? ये थे डॉक्टर गोविंद, जो कि बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट में से जाने जाते हैं, काफ़ी मशहूर। तो कैसा लगा आप सब लोगों को ये वीडियो? नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आपका ये सपोर्ट हमें बहुत प्रेरणा देगा कि हम इसी तरीके के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ले करके आएँ आप सब लोगों के लिए। कोई और परेशानी लगे तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए डॉक्टर गोविंद, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार।